बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है दोस्तों कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आप अपने सोर्सेज से तैयारी कर रहे होंगे। बस आपने क्या करना है कि अपनी तैयारी के साथ साथ इन एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करते जाएं और जो आप नॉलेज गेन कर रहे हैं उनको इन एमसीक्यूज़ में अप्लाई करें। इस हवाले से आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, और इसमें हम इंशाल्लाह 61 नंबर क्वेश्चन से 75 नंबर क्वेश्चन तक कवर करेंगे। अच्छा, हमने एक्टिव पैसिव स्टार्ट किए थे, तो उस हवाले से आज देखें क्वेश्चन 61 जो है, दे हैव कंप्लीटेड द टास्क। तो ये एक्टिव में है, इसका पैसिव क्या होगा। अब अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस थोड़ा सा बताऊं मैं आपको, तो इसकी पहचान क्या होती है। जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है, जैसे वो खाना खा चुका है या उसने खाना खा लिया है, वो स्कूल चला गया है। ठीक है, इस तरह के अल्फाज जो हैं इसके आखिर में आते हैं। तो जब इसका एक्टिव हम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। सब्जेक्ट जैसे ही प्लस हैज़ या हैव का इस्तेमाल करते हैं, प्लस वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, प्लस उसके बाद हम ऑब्जेक्ट या रिमेनिंग सेंटेंस, जो सेंटेंस का बाकी हिस्सा होता है, वो लिखते हैं। तो ये एक्टिव में। तो अगर देखें आप, तो सब्जेक्ट है दे हैव कंप्लीटेड, कंप्लीट फर्स्ट फॉर्म, कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म, द टास्क, को टास्क कंप्लीट कर चुके हैं। तो पैसिव क्या बनेगा। अगर ऑप्शन ए को देखें, द टास्क इज बीइंग कंप्लीटेड बाय देम, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये क्या है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव बना हुआ है, तो ये गलत है। द टास्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय देम। ठीक है, आखिरी देखते हैं, द टास्क इज कंप्लीटेड बाय देम, तो आखिरी जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन बी। तो जब हम पैसिव करते हैं तो इसमें ऑब्जेक्ट पहले, ठीक है, प्लस उसके बाद हैज या हैव, वो डिपेंड करता है किस पे, हमारे ऑब्जेक्ट पे। अगर सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो हैज इस्तेमाल करेंगे, और सिंगुलर नहीं है तो हैव इस्तेमाल करेंगे। प्लस उसके बाद आएगा क्या, बीन, और प्लस वर्ब, वही थर्ड फॉर्म जैसे कंप्लीटेड है यहाँ पे। ठीक है, प्लस बाय, प्लस जो हमारा सब्जेक्ट था वो आएगा, उसको हम चेंज कर देंगे अकॉर्डिंगली। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, द टास्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय देम। अच्छा, इसमें ये गलती नहीं करनी, यहाँ पे दे है तो दे के साथ हैव आ रहा है, लेकिन जब हम पैसिव बना रहे हैं तो टास्क को चूंकि पहले लिख रहे हैं, तो इस वजह से टास्क के साथ अब हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। ठीक है, ये गलती नहीं करनी काइंडली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ही हैज रिटन 5 लेटर्स, अगेन किस में है सेंटेंस हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे। अब 5 लेटर्स है तो ये प्लूरल है, तो 5 लेटर्स के साथ अब हैज नहीं आएगा बल्कि हैव आएगा। 5 लेटर्स हैव बीन रिटन बाय हिम, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे हैव नॉट कंप्लीटेड द टास्क। अब जब हम प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वो ऐसे ही होता है, बस हैज और हैव के बाद आपने नॉट लगा लेना है। ठीक है, दे हैव नॉट कंप्लीटेड द टास्क, तो अब आएगा क्या, द टास्क हैव नॉट बीन कंप्लीटेड बाय देम। ये गलत है क्योंकि टास्क सिंगुलर है तो हैज आना चाहिए। द टास्क हैज नॉट बीन कंप्लीटेड बाय देम, स्ट्रक्चर इसी तरह ही लगेगा, बस आपने हैज या हैव के बाद नॉट लगा लेना है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शी हैज नॉट कुक्ड द फूड, तो द फूड हैज नॉट बीन कुक्ड बाय हर। अब अगर इस सेंटेंस को देखें, द कुक इज नॉट बीइंग कुक्ड बाय हर, तो ये कौन से टेंस का है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। काइंडली प्रैक्टिस लाजमी करनी है। इन वीडियोस को देख के आप अपनी तैयारी मुकम्मल नहीं कर सकते जब तक आप किसी सोर्स से, कोई भी बुक है, अच्छी बुक है, या कोई नोट्स हैं आपके पास, उनसे लाजमी तैयारी करें। बस जो मैं आपको टेक्निक्स बता रहा हूँ वो वहाँ पे आपने अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए इतना ही है। अभी मैथ्स के कुछ सवाल देख लेते हैं। सवाल है, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज। अब हम
इंटीजर्स मैंने कल आपको बताया था, इंटीजर्स फर्दर डिवाइड होते हैं। नेचुरल नंबर मैंने आपको बताए थे, अगर कल वाली वीडियो नहीं देखी, कि वो स्टार्ट होते हैं कहाँ से, 1 से, 1 2 3 ऐसे चलते जाते हैं। होल नंबर्स हमारे स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 ऐसे चलते जाते हैं। अब है प्राइम नंबर। अब सवाल हल करने से पहले प्राइम नंबर को थोड़ा समझ लेते हैं। प्राइम नंबर्स पे पहले भी मैं बात कर चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके दो फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स मतलब वो नंबर जो उसको पूरा पूरा डिवाइड कर सके, एक 1 और एक वो इटसेल्फ होता है, ठीक है, वो नंबर खुद। जैसे मैं नंबर ले लेता हूँ 3। अब 3 को सिर्फ 1 तक सीम कर सकता है, 3 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स 3, या 3 को इटसेल्फ 3 ही डिवाइड कर सकता है, 3 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स 1। इन दो के अलावा, इन दो नंबर्स के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 3 को डिवाइड कर सके। तो जिस नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर्स बन सकते हैं, एक और सवाल करा देता हूं आपको। 11 है, अब 11 को देखें तो 1 डिवाइड कर सकता है, 2 नहीं डिवाइड कर सकता, 3 नहीं कर सकता, 4 5 6 7 8 9 10 कोई भी डिवाइड नहीं कर सकता। दूसरा कौन सा नंबर है, 11 इटसेल्फ। तो जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स बनते हों उसको हम कहते हैं क्या, प्राइम नंबर। तो अब द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, अब याद रखिएगा 0 और 1 जो है ये न प्राइम नंबर है न ये कॉम्पोजिट नंबर है। कॉम्पोजिट नंबर कौन से नंबर्स को कहते हैं, जो प्राइम नहीं होते उनको कॉम्पोजिट कहते हैं, इन दो को छोड़ के, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट प्राइम, तो प्राइम नंबर्स हमारे स्टार्ट कहां से होते हैं, 2 से, ठीक है। 2 क्या है, ये पहला प्राइम नंबर है। उसके बाद दूसरा प्राइम नंबर 3, तीसरा प्राइम नंबर 4 नहीं, 4 प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट है। 5, ठीक है, फिर 6 नहीं है, 7, फिर ऐसे 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, तो नेक्स्ट क्या है, 11, ऐसे चलते जाएं 13। ये प्राइम नंबर्स हैं। तो द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, ठीक है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 है। 1 प्राइम नंबर नहीं है, न प्राइम है न कंपोजिट नंबर है। उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द ओनली इवन प्राइम नंबर इज, अब ये देखें, अगर यही प्राइम नंबर जो मैंने भी लिखे थे 2 3 5 7 11 13, कल हमने इवन नंबर्स की बात की थी। इवन नंबर्स उनको कहते हैं जो 2 पे तकसीम हो सकते हैं। जैसे 10 है, 2 पे तकसीम हो सकता है, 5 आता है। 6 है, 2 पे तकसीम हो सकता है, 3। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। अब द ओनली इवन प्राइम नंबर, वो नंबर जो प्राइम भी हो और इवन भी हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 है। इसके आगे जितने भी प्राइम नंबर्स आप लिखते जाएंगे कहीं आपको इवन नंबर नहीं मिलेगा। क्योंकि इवन नंबर्स का जाहिर है, कोई भी इवन नंबर ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 14 ले लेता हूँ, तो एक तो 1 इसका फैक्टर है और एक 14 है। वैसे देखा जाए तो 2 भी इसको तकसीम करता है, तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए, 7 भी कर सकता है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो चूंकि एक फैक्टर एडिशनल 2 ऐड हो जाता है, तो इवन नंबर प्राइम नहीं हो सकता सिवाय 2 के। तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, अक्सर पूछे जाता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स आर, पहले 5 प्राइम नंबर्स कौन से हैं। तो अगर देखें, एक इसमें आ रहा है तो एक तो प्राइम नंबर नहीं है, आप एलिमिनेट करें, ठीक है, ये वैसे ही उड़ गया। यहाँ पे देखें 2 3, ये 2 प्राइम नंबर्स हैं, साथ 4 आ गया तो 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये भी निकल गया। लास्ट देखें 2 3 5 7 11, यहाँ पे मैं ऑलरेडी बना भी चुका था, 2 3 5 7 11, ये पहले 5 प्राइम नंबर हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरह के कुछ सवाल ये भी आते हैं, गौर से सुनिएगा, कि द प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20, सही है, 10 और 20। तो अब आपने इनके बीच वाले प्राइम नंबर्स देखने हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा होता 10 के बजाय, तो कि दोनों प्राइम नंबर है, तो ये तो अंडरस्टूड है, नहीं होंगे। 11 एंड 20 अगर लिखा हुआ है, बिटवीन 11 एंड 20 लिखा हुआ है, तो बेशक 11 प्राइम नंबर है, लेकिन आपने अब नहीं लिखना। क्यों इनके दरमियान में कौन से हैं, 11 इंक्लूडेड नहीं है और 20 भी इंक्लूडेड नहीं, तो कौन कौन से हैं, 13 17 और 19, ठीक है। उम्मीद है ये समझ आ गई होगी आपको। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। अब मैंने आपको बताया था कि 0 और 1 जो है ये न प्राइम है न कंपोजिट है,
तो प्राइम और कंपोजिट नंबर्स की कहानी हमारी शुरू होती है 2 से। 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 4 प्राइम नहीं है, ये कंपोजिट है। ठीक है, इस तरह 5 प्राइम है, 6 प्राइम नहीं है, ये कंपोजिट है, 7 प्राइम है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4। ठीक है, ये याद रखना है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी। अच्छा, साइंस से कुछ सवाल कर लेते हैं। क्रोकोडाइल इज एग्जाम्पल ऑफ। अब हमने पिछले लेक्चर्स में, चूंकि बायोलॉजी हम स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है, तो उसमें हम जब एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे तो उसमें वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स उनको हमने समझ लिया था। फिर वर्टिब्रेट्स में हम देख रहे थे अंदर मैमल्स क्या होते हैं, फिश क्या होते हैं, रेप्टाइल्स वगैरह। ठीक है, तो क्रोकोडाइल क्या है? क्रोकोडाइल एग्जाम्पल है किसकी? रेप्टाइल्स की। देखिए, वो फिश नहीं है, फिश पानी के बगैर नहीं रह सकता। मैमल किसको कहते हैं? मैमल उन जानवरों को कहते हैं जो बच्चे खुद देते हैं और दूध भी पिलाते हैं। तो रेप्टाइल्स जो होते हैं ये एग्स देते हैं। ठीक है, तो क्रोकोडाइल क्या है? रेप्टाइल है। ठीक है, ये आपने काइंडली याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बर्ड्स विच कैन नॉट फ्लाई। मैं ये मिटा देता हूँ, शायद आप कंफ्यूज कर रहे हैं। वो बर्ड्स जो फ्लाई नहीं कर सकते हैं, तो बर्ड्स लेकिन फ्लाई नहीं कर सकते। बर्ड्स की क्या खसूसियात होती है? एक तो एग्स देते हैं, ठीक है, फिर उनके बॉडी पे फीदर्स होते हैं, पर होते हैं, सही है, इस तरह के। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो उड़ नहीं सकते। तो क्या, अगर वेल और कीवी को देख लें, तो वेल पानी में होता है, ठीक है, तो ये तो बर्ड है ही नहीं। कीवी बेशक बर्ड है लेकिन साथ वेल आ रहा है, तो ऑप्शन गलत हो गया। कीवी और ऑस्ट्रिच, तो ये 2 बर्ड्स हैं जो उड़ नहीं सकते। पिजन और डॉव, ये परिंदे ऐसे हैं जो उड़ सकते हैं, कबूतर वगैरह। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है, आपने अब करना क्या है? अब जाहिर है यहाँ पे इन वीडियोस में मैं डिटेल लेक्चर नहीं दे सकता। इस तरह के जो सवाल आ रहे हैं, अगर आपको कोई कंफ्यूजन आ रही है कि फॉर एग्जांपल बर्ड है, सिंपल बर्ड, वो है क्या चीज़, उसकी उसको समझेंगे कैसे, तो वो आप कहीं से भी किसी अच्छी किताब में डिटेल से पढ़ सकते हैं। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब फिश क्या होते हैं? फिश वो वर्टिब्रेट्स हैं, वो एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं। सही है। अब फिश जो है वो सांस जो लेते हैं, या उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें क्या होते हैं? लंग्स होते हैं या गिल्स होते हैं? तो ये याद रखना है, उनके लंग्स नहीं होते, गिल्स होते हैं। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज थोड़ी सी देख लेते हैं। अब ये कैपिटल्स, कैपिटल्स और करेंसीज, ठीक है, ये आपने जनरल नॉलेज के सेक्शन के लिए लाजमी तैयार करना है, कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, ईटा का है, एनटीएस का है, एफपीएससी वगैरह कोई भी दे रहे हैं, तो कैपिटल्स अक्सर पूछे जाते हैं, कैपिटल्स भी, करेंसीज भी। तो कैपिटल्स अगर सारे के सारे याद नहीं भी कर सकते, तो जैसे सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, इनका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज हमारे कौन कौन से हैं? जैसे उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है, अज़रबैजान वगैरह, ये जो ममालिक हैं इनके कैपिटल्स आपको पता होने चाहिए। इसी तरह जो सार्क ममालिक हैं, जिनका पाकिस्तान भी हिस्सा है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजन कोऑपरेशन, जिसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, अफगानिस्तान है। इसी तरह आपको SCO कंट्रीज, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, रशिया है, चाइना है, और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो हैं, कंट्रीज जो हैं, वो भी इनके मेंबर्स हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होने चाहिए। फिर मिडल ईस्ट में जो कुछ कंट्रीज हैं, ठीक है, मिडल ईस्ट में स्पेशली ये जो ऑयल रिच अरब कंट्रीज हैं, ठीक है, सऊदी अरब है, UAE है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है। ठीक है, अब जिस तरह कुवैत का कैपिटल अक्सर पूछ लिया जाता है, कुवैत का कैपिटल क्या है, तो लोगों को पता नहीं होता। इस तरह बहरीन का पूछ लिया जाता है, मनामा है, ठीक है, वो पूछ लिया जाता है। तो ये मिडल ईस्ट कंट्रीज का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यूरोप में से
कंट्रीज़ का पता होना चाहिए, स्पेशली जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं जैसे फ्रांस, जर्मनी वगैरह, ठीक है, यूके हो गया, इसी तरह स्पेन है, इटली है, नेदरलैंड्स वगैरह, इनके भी पता होने चाहिए। फिर उसके बाद कुछ कैपिटल्स हैं जो मैं करवा रहा हूँ, ये बड़े कंफ्यूजिंग इस सेंस में होते हैं कि हमने अक्सर कुछ शहरों के नाम सुने होते हैं, हम समझ रहे होते हैं कि यही कैपिटल हैं, लेकिन वो कैपिटल होते नहीं हैं। जैसे इस केस में देखें, द कैपिटल ऑफ टर्की इज, ठीक है, तुर्की का दारुल खिलाफा जो है वो कौन सा है। अब इस्तंबुल का नाम हमने ज्यादा सुना होता है, तो हम समझ रहे होते हैं कि इस्तंबुल कैपिटल है, हालांकि इस्तंबुल कैपिटल नहीं है, इसका कैपिटल है अंकरा। ठीक है, अंकरा, ये याद रखना है आपने। बहुत कंफ्यूजन होती है, पूछा भी इन किस्म का जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया के हवाले से भी अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया में सिडनी का नाम जो है, ये हम में से ज्यादा लोगों ने सिडनी का नाम सुना होता है। अब पर्थ का भी सुनते हैं, क्रिकेट लवर्स जो हैं, ठीक है, कि पर्थ में मैच हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसका जो कैपिटल है वो कैम्बरा है, ये याद रखना है। ऑप्शन ए जो है कैम्बरा, ये ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है, सिडनी कैपिटल नहीं है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मुझे एक और लिस्ट याद आ गई, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज वो वाले कंट्रीज हैं जिस तरह डेनमार्क है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, ठीक है, वो वाले जो कंट्रीज हैं उनके भी कैपिटल्स आपको लाजमी पता होने चाहिए। वैसे तो दुनिया में यूएन रिकग्नाइज्ड जैसे 193 मुल्क हैं, इस तरह 200 से ज़्यादा ममालिक हैं, तो सब के सब याद रखना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये वाली लिस्ट कम अज़ कम आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसमें एक और भी है, आसियान। अब ये सारे के सारे चूंकि कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी है, आसियान कहते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसमें इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ठीक है, सिंगापुर है, थाईलैंड वगैरह, फिलीपींस, इनके कैपिटल्स भी आपको पता होने चाहिए। आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ कनाडा। अब कनाडा के हवाले से भी हमने जो ज़्यादातर नाम सुना होता है वो टोरंटो का सुना होता है। ठीक है, तो टोरंटो इसका कैपिटल नहीं है, इसका कैपिटल है ओटावा। कनाडा का कैपिटल है ओटावा, ये याद रखना है आपने। अब लास्ट क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी इसका कैपिटल है। अब वॉशिंगटन, ये डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, ये एक शहर है। वैसे अमेरिका में एक स्टेट भी है वॉशिंगटन के नाम से। ठीक है, जो कैपिटल से, फॉर एग्जांपल अगर ये यूएस का मैप है, ठीक है, तो जो वॉशिंगटन डीसी है कैपिटल उसके, और जो स्टेट वॉशिंगटन है, एक अलग रियासत भी समझे, एक सूबा है अमेरिका का, तो वो बहुत दूर है एक दूसरे से। ठीक है, फ्लाइट अगर उनके बीच देखा जाए तो 2 से 3 घंटे का जहाज का रास्ता है उनका। ठीक है, तो इसका कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। याद रखना है आपने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लाजमी काइंडली प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस से भी काम नहीं चलेगा, आप थारोली बुक रीडिंग भी करें। ठीक है, कोर्स मेंशन किया गया है, ठीक है, उस कोर्स के मुताबिक आप तैयारी करें अपनी। ठीक है, बेसिक्स याद रखिएगा, अगर आपके बेसिक्स किसी भी सब्जेक्ट के क्लियर नहीं है तो मुश्किल हो जाती है अक्सर एग्जाम में। ठीक है, चाहे वो इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, जनरल नॉलेज है, अपने बेसिक्स लाजमी क्लियर करें। ठीक है, कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, कोई भी बात है आपके जहन में, तो वो कमेंट में लाजमी कमेंट करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें इसको। एक इंपॉर्टेंट बात लास्ट में बताता जाऊँ कि हर लेक्चर के एंड पे मैं पीडीएफ फाइल साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ। ठीक है, इन सारे सवालों के मैं पीडीएफ फाइल भी बना लेता हूँ विद आंसर्स, आखिर में आंसर्स भी दे देता हूँ, ताकि अगर आपने बाद में खुद महीने बाद प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, या किसी और दोस्त के साथ जो है ना आपने शेयर करना है इस मटेरियल को, तो वहाँ से उस लिंक से आप ये पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।